गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आमिन एफर्ट क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हाई स्कूल की मैथ त्रिभुज चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई गई थी। आइए आज हम लोग सिलेबस का पहला प्रमेय देखते हैं, जिसे हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं, और इसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी बोलते हैं या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी इसे कहा जाता है। आइए देखते हैं यह प्रमेय क्या है, कैसे करते हैं। प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, आप लोग देखिएगा बुक में ये प्रमेय दिया है, प्रमेय 6.1। प्रमेय आपका कौन सा है? ये 6.1 प्रमेय है आपका, ये 6.1 प्रमेय नंबर 1। ओके, ये प्रमेय क्या है? कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो वह रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, वह बिंदु त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ओके, फिर से देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए, तो वह रेखा उन दो भुजाओं को जिस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती हैं। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहला काम है कि किसी त्रिभुज में, है ना, किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर, तो एक हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज बना आपका, त्रिभुज ए बी सी। कह रहा है किसी त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। फिर कह रहा है इसमें किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। मान लेते हैं ये भुजा हम लेते हैं, तीन भुजाएं हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। इन तीनों में से किसी एक भुजा के समांतर आपको लेना है, तो हम लोग इसके ले लेते हैं। इसके समानांतर एक रेखा खींचते हैं। ध्यान दीजिएगा कि समांतर हो। ये ले लिया हम लोगों ने, जिसकी ये समांतर है, इसका नाम दे दिया ये बिंदु डी, और ये हो गया ई। ओके, चलिए इतना पहले करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं प्रमेय में क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, रचना, उपपत्ति, ये चार चीजें होती हैं। तो नंबर 1 दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में, BC समांतर DE।
ये आपको दिया है। ठीक, चलिए दिया है त्रिभुज एबीसी में बीसी समांतर डीई, ये आपको दिया है। इसके बाद अगला होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है में क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, प्रमेय को ध्यान से पढ़ते हैं, प्रमेय को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है, वो दोनों चीजें आपको वहां से समझ में आता है। प्रमेय पढ़ते हैं फिर से। कह रहा है किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींची जाए, इतना हो गया, दिया है। आगे कह रहा है तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है वे बिंदु उस त्रिभुज की भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो समान अनुपात में बांटती, ये आपको सिद्ध करना है। अर्थात यह त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर डी खींचा, जो कि AB को बिंदु D पर और AC को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये जो बिंदु है D इस AB को समान अनुपात में बांटता है और इधर E इस AC को समान अनुपात में बांटता है। ये आपको सिद्ध करना है। ओके, समान अनुपात का मतलब हो गया कि ये AD/DB, यह बिंदु इस रेखा को समान अनुपात में बांटता है, अर्थात AD/DB, और यह बिंदु इसको अर्थात AE/EC। ये आपको प्रूफ करना है, यानी इसका अनुपात बराबर होगा इसके अनुपात के। ठीक है, तो हो जाएगा सिद्ध करना में क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ रचना करनी है, हम लोग इसमें रचना कर देते हैं। चलिए रचना क्या करते हैं कि इसमें बिंदु B को E से और C को D से मिला देते हैं। बिंदु B को E से मिलाया और बिंदु C को D से मिलाया। ओके, इतनी बात समझ में आया। B को E से और C को D से मिला दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद हम लोग ये बिंदु E से इस AB पर एक लंब खींचते हैं। अब बात आती है कि लंब क्यों खींचते हैं, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कक्षा 9 में आपने अध्याय 9 में पढ़ा था त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो होता है क्या होता है, हाफ आधार गुणते ऊंचाई। ये आप पढ़े हो, हाफ आधार इंटू ऊंचाई। ये फार्मूला आपको बताया गया है। ओके, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ आधार इंटू ऊंचाई। आधार लेंगे, जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज PQR, ये कोई त्रिभुज है। इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो इसका आधार, अगर आधार आप ये QR ले रहे हो, मान लेते हैं ये आधार आप ले रहे हो, तो ऊंचाई क्या होगी, ये ऊंचाई PQ या PR नहीं होगा। हमेशा ऊंचाई का मतलब होता है लंबवत ऊंचाई से। ओके,
हमेशा जब भी किसी त्रिभुज की बात आएगी क्षेत्रफल की, तो आधार इंटू ऊंचाई। आधार जो भी 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों भुजाओं में से जिसको आप आधार लोगे, उसके सम्मुख शीर्ष से उस भुजा पर लंब होना चाहिए। वही उस त्रिभुज की क्या होती है? ऊंचाई होती है। ओके, तो जैसे अगर आप आधार ये ले रहे हो, तो इसके सम्मुख शीर्ष ये हुआ शीर्ष, बताया गया ना शीर्ष के बारे में आपको। त्रिभुज के शीर्ष यहाँ इस पर, इस जो भुजा आधार ले रहे हो आप, इस पर क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। यानी यही इस त्रिभुज की क्या होगी? ऊंचाई। अब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, आधार ये ले रहे हो क्यू आर, तो अब आप बताओ ऊंचाई क्या हो जाएगी? बोलो। तो यहाँ पर हाफ आधार आप ले रहे हो क्यू आर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? पी एस। ओके, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको मिल जाए। ओके, लेकिन वहीं किसी और बच्चे ने क्या किया? कहा कि हम आधार ये नहीं लेंगे, आधार ये लेंगे। कोई बात नहीं, आधार इसको ले लो आप। अब आधार अगर आप पी आर को ले रहे हो, ओके, आधार अगर आप पी आर को ले रहे हो, तो इस आधार के सम्मुख शीर्ष ये है, तो यहाँ से इस पर एक लंब डालना होगा आपको। अब आप इसका क्षेत्रफल, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो निकलेगा, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जो निकालोगे क्या बनेगा? हाफ आधार आप पी आर ले रहे हो, तो पी आर और ऊंचाई क्या हो जाएगा? क्यू एस। ओके, तो इस सिचुएशन में त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं, तो क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए? आधार और ऊंचाई चाहिए। आधार चाहिए और क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। तो त्रिभुज की जो भी आप आधार लोगे, ठीक उसके सम्मुख शीर्ष से उस पर क्या होना चाहिए? लंब होना चाहिए। अगर ये आधार ले रहे हो तो इसके सम्मुख शीर्ष से इस पर लंब होना चाहिए। अगर ये आधार ले रहे हो तो इसके सम्मुख शीर्ष से इस पर लंब आना चाहिए। तो जो भी आप आधार लोगे, उसी के सम्मुख शीर्ष से ऊंचाई होनी चाहिए। ओके, अब अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है इस तरह से, तो अब आप आधार ये लोगे, तो इसका सम्मुख शीर्ष यही होता है, तो ये ऊंचाई हो जाती है। क्योंकि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार, ये एक कोण समकोण होता है तो 90 डिग्री होता ही है। लंब का मतलब ही होता है ऊंचाई, वही यानी 90 डिग्री पर होता है आधार के साथ। ओके, तो इस तरह से आपको इस बात का ध्यान देना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है हाफ आधार इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस जिसको भी लोगे, उसके ठीक सम्मुख शीर्ष से उस बेस पर लंब होना चाहिए, वही उस त्रिभुज की ऊंचाई मानी जाती है। ओके, तो बेस के अकॉर्डिंग आपका लंब बदलता है। ये बात आपको समझ में आया? तो ठीक उसी तरह अगर हम इस त्रिभुज ए डी ई का अगर हम एरिया निकालेंगे, तो इसकी हमें ऊंचाई नहीं पता है। ए डी ई त्रिभुज है, इसकी अगर ऊंचाई हमें निकालना है, तो ऊंचाई के लिए अगर आधार हम एडी ले लें, तो इसके सम्मुख शीर्ष यहाँ से इस पर क्या डालना पड़ेगा? लंब। ओके, और अगर इसी त्रिभुज की क्षेत्रफल के लिए कोई विद्यार्थी कहे कि आधार हम ए ही लेंगे, तो जब आधार वो ए ही लेगा, तो इसके सम्मुख शीर्ष डी से इस पर क्या डालेंगे आप? लंब डालेंगे, तो वो हाइट लेना पड़ेगा। ओके, अब अगर किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज है BDE है, कुछ इसका फिगर कुछ इस तरह से है। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया भी था जब ट्रायंगल बेसिक पढ़ाया हुआ, बताया हूँ कि जैसे इस तरह का त्रिभुज आ जाए और इस त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछे,
त्रिभुज ABC का एरिया बताइए। ओके, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो यहाँ भी वही कंडीशन है कि जो भी आप आधार लोगे, ठीक, ऊंचाई उसके सम्मुख शीर्ष से ऊंचाई होनी चाहिए। अब अगर आप ये ले रहे हो CA, तो इसका सम्मुख शीर्ष ये हुआ, यहाँ से इस पर लंब डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये 90 डिग्री लंब डालना पड़ेगा। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, आधार AC लोगे तो हाइट क्या होगा, यहाँ BD हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कोई स्टूडेंट क्या है, इसको आधार नहीं ले रहा है, बल्कि वो आधार इसको ले रहा है, ठीक है, या वो आधार इसको ले रहा है। अब अगर आधार ये लेगा वो स्टूडेंट, तो बताइए इसका सम्मुख शीर्ष कौन है, ये है, ठीक है, इसका सम्मुख शीर्ष, भाई ये आई रेखा यहाँ मिली तो इसका सम्मुख शीर्ष ये होगा। अब यहाँ से ये 90 डिग्री खींचना है, तो अब आप बताओ क्या यहाँ से 90 डिग्री यहाँ कहीं संभव है? 90 डिग्री का मतलब होता है इस तरह से, ये एकदम सीधा 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, इस तरह से ये रेखा 90। अब बताओ क्या यहाँ से ये या यहाँ से ये कहीं भी ले जाएं, यहाँ से क्या 90 बनेगा? नहीं बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, ये लग रहा है कि ये 90 यहाँ कहीं बन रहा है, अगर इस रेखा को आगे बढ़ाया जाए तो ये 90 यहाँ आके कहीं बन रहा है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जब आप आधार AB लोगे तो हाइट आप ये लोगे, डॉट डॉट करके इसको बढ़ा देते हैं और इसको यहाँ से मिला देते हैं। तो जब भी आप आधार AB लोगे तो आपका लंब ये होगा, ऊंचाई ये होगी। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपकी यानी ये बढ़ जाता है। तो अब आपके दिमाग में ये नहीं लाए कि यहाँ D ले लेते हैं, तो हम आधार ये AD नहीं लेंगे कि अब आप आधार लगा लो AD कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लेंगे, तो आधार AD नहीं लेंगे, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में आधार हम AB ही लेंगे, लेकिन ऊंचाई ये लेंगे। ये डॉट डॉट बढ़ाया गया है सिर्फ हाइट लेने के लिए। अब आप त्रिभुज ये यहाँ तक बढ़ाने के बाद मतलब AD नहीं लेना है आपको। ओके, आप इसको AD को नहीं लेना है। अगर आप AD ले लोगे तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आपको सिर्फ ABC का क्षेत्रफल चाहिए, तो आपको AB और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये CD हो जाएगा। ओके, क्योंकि अंदर संभव नहीं था लंब खींचना, इसलिए डॉट डॉट करके बाहर इस तरह से बढ़ाया जाता है। ठीक है, ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि 9th में पढ़ाया गया है चैप्टर 9 में, लेकिन फिर भी इसको बता रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि इसका यहाँ पर यूज है। ओके, इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज है। जो बच्चे भूल गए होंगे तो वो रिमाइंड कर लेंगे। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कुल मिला के ध्यान ये देना होता है कि जो भी आधार लेंगे उसके सम्मुख शीर्ष से लंब होना चाहिए उसी आधार पर, जो भी आधार आप ले रहे हो। अब अगर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो इस पर भी क्या है, लंब डालना है। तो लंब यहाँ से यहाँ डाल, भाई BD अगर आधार हम लेंगे तो इसके सम्मुख शीर्ष से इस पर लंब तो नहीं संभव है, तो इसको बढ़ाएंगे इसी के सीध में, तो ये पहले से बढ़ा है यानी यहाँ से एक लंब डाल देंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ से इस भुजा पर एक लंब डालते हैं।
ओके, ये यहाँ पे लंब हो गया। अब यह लंब इस पूरे AB पर लंब डाल दिया गया, तो जब इस पूरे AB पर लंब है तो AD पर भी लंब होगा और ये BD पर भी लंब होगा। ओके, इसको ले लेते हैं हम लोग F, और इसी प्रकार यहां भी लंब डाल देते हैं। चलिए, इतनी बात समझ में आया आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग लिखते हैं रचना। रचना में क्या लिख दिया कि BE तथा CD को मिलाया। को क्या कर दिया गया? मिलाया। और क्या किया हम लोगों ने? EF लंब AB तथा DG लंब AC खींचा। ये दो हम लोगों ने लंब डाल दिया। ओके, ये रचना में आ गया आपका। आइए अब लिखते हैं हम लोग उपपत्ति। उपपत्ति हम लोग लिखते हैं। चलिए, उपपत्ति में नंबर 1 लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, इसमें देखिए तो कई त्रिभुज है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग त्रिभुज ADE, ठीक है। त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE। त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, ये दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDE में। ओके, चलिए, इस त्रिभुज, पहले हम लोग त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का हम लोग एरिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल, क्या होगा? हम लोग आधार लेंगे AD, तो होता है फार्मूला हाफ आधार, आधार क्या लिया? AD, और इनटू हाइट, आधार ये लिया तो इसके सम्मुख शीर्ष यहाँ से इस पर लंब, अर्थात क्या है? EF, ठीक है, ये आया। अच्छा, अब दूसरा त्रिभुज हम लोगों ने लिया है त्रिभुज BDE। त्रिभुज BDE अगला लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में भी वही हाल, हाफ आधार, आधार यहाँ पर BD ले रहे हैं। जब आधार BD लेंगे तो इस पर तो लंब है नहीं, इसको डॉट डॉट बढ़ा गया यहाँ और यहाँ, यानी इस पर ये लंब है तो इस पर भी ये लंब होगा, है ना। तो इस तरह से EF यानी हो जाएगा BD इंटू EF। ओके, अब इन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, दोनों को भाग दे देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो लिखते हैं समीकरण 1 बटे समीकरण 2, ठीक है। 1 और 2 करते हैं तो चलिए क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE
इज इक्वल, ये पूरा लिखेंगे हाफ AD इंटू EF होल अपॉन हाफ BD इंटू EF। ओके, देखो हाफ से हाफ कट गया, ये EF से EF कट गया, ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE होल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल AD अपॉन BD। ये आपका बच गया। ओके, ये ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 3। चलिए आइए, इतना हो जाता है, इतने में संभवतः आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, फिर से त्रिभुज ADE लेंगे और इस बार त्रिभुज CED लेंगे या CDE लेंगे। देखो फिर से ADC लिया गया, ADE, त्रिभुज ADE और BDE लिया गया। ओके, अब इस बार फिर से त्रिभुज ADE, लेकिन इस बार CDE लेंगे। ओके, बात समझ आ रहा ना। तो जब ये फिर से त्रिभुज लेने का क्या मतलब है, तो मतलब ये है कि इस बार जब अभी त्रिभुज लिया गया त्रिभुज ADE, तो आधार आपका AD लिया गया है। अब फिर से ये त्रिभुज ले रहे हैं तो इस बार आधार AE लेंगे, क्योंकि देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, ठीक है, AD अपॉन DB सिद्ध करना है। तो भाई जब ऐसा कुछ करेंगे AD और DB आएगा तब ना प्रूफ होगा। ओके, इसी तरह इधर AEC, अब AE लाना है हमें, तो AE जब तक नहीं लाएंगे तो कैसे ये चीज आएगा, EC ये भी आना चाहिए। तो जब त्रिभुज हम लोगों ने ADE लिया तो आधार ये लिया, लंब ये हुआ, BD भी हमें चाहिए, DB या BD ये भी चाहिए, तो त्रिभुज हम लोगों ने BDE लिया, तो आधार ये है, ऊंचाई ये लिया। ओके, अब हमें चाहिए AE चाहिए, तो फिर से ये त्रिभुज तो लेना ही पड़ेगा। ओके, अब AE के लिए हमें फिर से ये त्रिभुज लेना होगा, और EC पाने के लिए देखो हमें सिद्ध करना है, ये EC पाने के लिए हमें त्रिभुज CDE लेना होगा। ओके, तो आइए ले लेते हैं, तो लिखते हैं इसी प्रकार, देखिए इसको हम लोगों ने पूरा हल किया, इस वाले में लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा बताओ, इसी प्रकार तुरंत लिख देते हैं ये बटा करके, तो ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब अलग अलग नहीं लिख, सीधे भाग दे रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो लिखने के बाद भाग दिए, उसी प्रकार यहाँ पे एरिया ऑफ ADE और BDE आया था ये, अब इस बार क्या है ADE और CDE आएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CD इज इक्वल, बोलो क्या होगा, यहाँ भी वही होगा, आधार हम लोग लेंगे AE, ऊंचाई क्या बनेगा GD, फिर इस त्रिभुज में आधार लेंगे CE, ऊंचाई यही बनेगा DG, भाग देंगे, हाफ से हाफ कटेगा, और यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर देखो दोनों में क्या था EF यहाँ भी कट गया, इस वाले में DG, इस त्रिभुज में भी आएगा ऊंचाई और इस त्रिभुज में भी आएगा ऊंचाई, तो DG से DG कट जाएगा, तो बचेगा क्या AE अपॉन EC। ये बात समझ में आया आपको। ये लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। बात समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको भी फिर पूरा ऐसे ही लिखे तो नहीं, एक को हमने हल किया, अगले को लिख देते हैं इसी प्रकार। बात समझ में आ रहा ना। चलिए अब समीकरण 3 और 4 को अगर ध्यान से देखो
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में BDE, यहाँ भी अंश में ADE मिल रहा है, नीचे यहाँ पर है BDE और यहाँ पर है CDE, अलग अलग आ गया है ना, यहाँ पर अलग अलग आ गया। तो देखो है क्या, BDE ये है और इधर CDE ये वाला त्रिभुज है। लेकिन ध्यान दीजिए यह दोनों त्रिभुज BDE और CDE ये दोनों त्रिभुज ये DE और BC के बीच स्थित है। ओके, ये दोनों ही क्या है, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। याद करिए कक्षा 9 में आपको बताया गया था, कक्षा 9 में आपको बताया गया था कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। यानी यह और यह अगर ये दोनों समांतर हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, समान होगा। यानी ABC और ये EF। ओके, अगर यह दोनों समांतर है यानी BF समांतर होगा AE। ओके, AE जो है वो BF के समांतर है, तो ये दोनों समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो गया और आधार एक ही है ना। आधार क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इस तरह से BC समांतर है, BC समांतर AE है। यहाँ एक ही आधार है दोनों का, BC इस त्रिभुज का भी है और इस त्रिभुज का भी है। तो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ओके, ये आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया था, उसका यहाँ पर यूज है। तो यहाँ पर भी ध्यान से आप देखिए कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये DE दोनों में उभयनिष्ठ है। DE भुजा इस त्रिभुज की भी भुजा है और DE भुजा CDE की भी भुजा है। तो एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज स्थित हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE दोनों का एरिया क्या होगा, समान होगा। इस तरह से दोनों ये बराबर हो जाएंगे। तो लिखते हैं चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज CDE एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है ना। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। ओके, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अतः
अब क्या लिख देंगे, यहाँ पर या यहाँ पर दोनों को बराबर कर देंगे, यानी यह त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ट्रायंगल CD दोनों बराबर हो गए। अंश तो पहले से बराबर है, अंश देखो AD बराबर है और यह भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ओके, तो लिखते हैं अर्थात एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE छोटा हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ओके, ये बराबर हो गया। अब इससे समीकरण 3 और 4 और इससे मिला लो तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 और 4 एवं 5 से चलो समीकरण 3, 4 एवं 5 से इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है ना, इस वाले को इसको हम लोग लिखते हैं समीकरण नंबर 5। तो क्या हो जाएगा, ये AD जब ये पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे तो AD अपॉन BD ये भी बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। यही आपको प्रूफ करना था। क्या है, देखिए AD अपॉन BD, AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ से फिर से देखिए इसको, ये मैंने लिखा, ये प्रमेय कक्षा 9 में ये प्रमेय आपको बताया गया है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुज या तीन त्रिभुज, कितने भी त्रिभुज हों, सभी के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ओके, तो ये लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अंश में ADE, यहाँ भी अंश में ADE बराबर है, हर में अलग अलग था लेकिन यहाँ ये दोनों बराबर हो गए, अर्थात यह भी और यह भी आपस बराबर हो गया। तो अब इसका LHS भाग, समीकरण 3 का LHS भाग, समीकरण 4 का LHS भाग क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। जब ये पक्ष बराबर, तो अब आप बताइए क्या ये और ये आपस बराबर नहीं होंगे, तो बस वही चीज लिख दिया गया। समीकरण 3, 4 एवं 5 से ये किया गया और ये लिख दिया गया। ओके, इतना करने के बाद फिर इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ाते हैं, इसी में उप प्रमेय करके जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, उप प्रमेय करके और जोड़ दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ये उप प्रमेय हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। इसको आप लोग समझिएगा, अगर कहीं कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप बताइएगा कमेंट करके, और फिर से इसको आपको बता दिया जाएगा। इस वीडियो का एक चीज करिएगा, आप लोग कई बार देखिए। देखिए ये प्रमेय है, प्रमेय आपको समझना है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जो इसकी कॉन्सेप्ट होता है, जैसे प्रमेय मैंने यूज किया इसमें, जैसे आधार त्रिभुज के क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, वो क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने ये प्रमेय लगाया कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफलों, बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं बता भी दिया यहाँ पे। ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर रहेगा तो ये प्रमेय आपको बहुत दिक्कत नहीं करेगा, बाखूबी बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो छोटी छोटी चीजों जो होती हैं बताया जाता है, उसको आपको बहुत ध्यान देना है। तो इसको आप कई मरतबा देखिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए उतनी बार इसको देखिए। और पसंद वीडियो अगर समझ में आ जाए तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर भी करिए खूब। ठीक है, जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए।
इस बीच थोड़ा सा वीडियो काफ़ी 2-3 दिन गैप हो जाता है, तो अब आने वाले समय में ये कोशिश की तैयारी की जा रही है तो ये जो गैप हो जाता है ये ना हो, आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ओके, थैंक यू।